स्वागत है सभी देवी देवताओं का। और हमारा टॉपिक चल रहा था सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना था। ठीक है, इसमें हम काफ़ी कुछ देख चुके थे। सेल मेम्ब्रेन के आपके ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का आपका लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें हमने बात की थी पीछे के आपके डिफरेंट टाइप के आपके सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाते थे। इसमें से हम लिपिड ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ चुके हैं लिपिड के बारे में। ठीक है ना, जितना आपका चाहे CSIR हो, इवन कोई सा भी अगर रिसर्च का पेपर हो, उसमें से भी मैंने आपको उठा करके यहाँ पर सभी कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है ना, तो इससे बाहर नहीं आता। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में एंड देन हम चलेंगे उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ने की कोशिश करी थी। मैंने आपको प्लाज्मा, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसका नेचर बता दिया, टोनिसिटी बता दी थी मैंने आपको। इसकी मैंने स्ट्रक्चर बताई थी आपको कि स्ट्रक्चर क्या होती है। फंक्शन मैंने आपको बता दिए थे कि PM के क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, ये सब स्ट्रक्चर हम देख चुके थे। आपके स्ट्रक्चरल मॉडल क्या थे, मैंने आपको स्ट्रक्चरल मॉडल भी बता दिए थे। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल मॉडल याद रख लेना कि किसने किस नाम से अपना स्ट्रक्चर मॉडल दिया था, यानी कि किसने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। ठीक है ना, फिर हमने यहाँ पर बात की थी सिंगर एंड निकोलसन के कि किस प्रकार से फ्लूइड मॉडल उन्होंने दिया था। ठीक है ना सॉरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम देख चुके हैं, देखो। ठीक है ना, और मैं आपका दोबारा से टाइम इसमें वेस्ट नहीं करवाना चाहता। यहाँ पर देखो, मैंने आपको जो है, जो आपकी लिपिड है, लिपिड के बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल ये नाम लिख रखे हैं, तो आप इन नाम को ही सोच लेना। ठीक है ना, वहाँ पर जो मैंने लिपिड में आपको पढ़ाया था सेम वही है, वैसा ही आपका आता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, फास्फोलिपिड वाला जो मैंने आपको बताया था कितने टाइप के होते हैं कि फास्फोटिडाइल सेरिन, फास्फोटिडाइल इथेनोलामाइन, फास्फोटिडाइल कोलिन। ठीक है ना, स्पिंगोमाइलिन, ये सब चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है नहीं। मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट कि अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे या फिर ऑयल में डिजोल्व करेंगे किसी भी आपके लिपिड को, तो क्या नेचर होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने लाइसोसोम्स के बारे में देखा था कि लाइपोसोम्स क्या होते हैं, मिसल्स क्या होते हैं, बाइलेयर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं अभी तक। इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग याद रखना कि कहाँ पर अगर पोलर टू पोलर है तो कौन सा बॉन्ड बनना है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, या फिर अगर कोई प्रोटीन आकर के इससे अटैच हो जाए तो तब कौन सा बॉन्ड बनने वाला है। तो बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसके बाद हम मूवमेंट ऑफ लिपिड बाइलेयर देख चुके हैं कि किस प्रकार से लिपिड की हमारी जो मूवमेंट होती है, अगर लैटरल मूवमेंट है तो उसको देखने के लिए फेरी एंड एडिडीन ने जो है आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया, जिसको फ्रैप टेक्निक के नाम से जाना जाता है, मतलब फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है ना, इसके बाद फिलिप फ्लोप है। फिलिप फ्लोप आपकी जो है एनर्जी का यूज करती है, यानी कि यहाँ पर ATP की ज़रूरत होती है। फिलिप फ्लोप में 3 प्रकार के आपके एंजाइम्स बताए थे मैंने, कौन से, फिलिपेज, फ्लोपेज, स्क्रैम्बलेज। ठीक है, तो ये सब मैं बता चुका हूँ, ये आपका वो एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एसिमेट्री ऑफ लिपिड बताई थी कि जो आपकी एसिमेट्री ऑफ लिपिड होती है वो ड्यू टू दिस मतलब जो भी आपके फास्फोलिपिड के कारण होती है, मतलब डिफरेंट टाइप के फास्फोलिपिड पाए जा रहे हैं, जैसे कि फास्फोटिडाइल कोलिन, स्पिंगोमाइलिन। याद रख लेना, ये दो जो है आपके फास्फोटिडाइल कोलिन एंड स्पिंगोमाइलिन, ये आपके बाहर की ओर ज़्यादा होते हैं, जबकि अंदर की ओर आपकी जो है वे कौन से होते हैं, फास्फोटिडाइल इथेनोलामाइन एंड फास्फोटिडाइल लाइसिन, ये अंदर की ओर आपके होते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट आप याद रख लेना। यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कि किस प्रकार से आपका फ्लोपेज, फिलिप्लेज और स्क्रैम्बलेज में आपके जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है ना, तो इसको याद रख लेना। ठीक है भाई साहब, मैंने इतनी सारी दवाई का यूज कर लिया, इतने सारे काढ़े पी के देख लिए, मैंने सब चीज़ पी के देख लिया। एक्चुअली अब मुझे गले का जो है जो भी ऑपरेशन या अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है वो करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा गला सही हो जाएगा। सूखा धसका उठ रहा है। ठीक है ना, तो ज़रा थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया था कि फ्लूइडिटी आपकी कम मेंटेन रहेगी और आपकी स्टेबिलिटी कम मेंटेन रहेगी। ठीक है ना, ये बात आपको याद होनी चाहिए। लिपिड राफ्ट के बारे में बताया था कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल एंड स्पिंगोमाइलिन का अमाउंट ज़्यादा होता है एंड नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है ना,
तो ये बात आपको याद रखनी। फिर मैंने लिपिड ड्रॉपलेट के बारे में बताया था कि आपके जो ER की लेयर होती है, ER की लेयर पे ही आपके जो है वो लेयर अपने आप अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और अंदर की ओर फोल्ड होने के बाद इसके अंदर यहाँ पर इस जगह पर आपका फैटी एसिड यानी कि ट्राइग्लिसराइड जो है आपका वो ऐड हो जाता है। इसलिए ये कैसा, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। तो मैंने ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन के ऊपर। अब होता है हमारा लेक्चर ये वाला स्टार्ट, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबा लेक्चर जाने वाला है ये वाला भी, क्योंकि प्रोटीन में से आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, मेम्ब्रेन प्रोटीन आपकी 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी इंटीग्रल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इंटीग्रल का मतलब जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये धसी हुई रहती है आपकी बाइलेयर में, लिपिड बाइलेयर में धसी हुई होती है। दूसरी होती है आपकी पेरिफेरल। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी पेरिफेरल। इस प्रकार से देखो, ये पेरिफेरल आपकी प्रोटीन है, ठीक है ना। दूसरी कौन सी प्रोटीन है? पेरिफेरल। एंड तीसरी होती है आपकी लिपिड एंकर प्रोटीन। तीसरी कौन सी होती है? लिपिड एंकर प्रोटीन। क्या होगा कि इसके ऊपर कोई लिपिड होगा, ठीक है ना, इस बाइलेयर के ऊपर कोई लिपिड होगा और उस लिपिड के ऊपर आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर प्रोटीन हो सकती है। हम आगे बात करेंगे। तो 3 प्रकार की ये आप जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन याद रखना कि 3 प्रकार की मेम्ब्रेन प्रोटीन आपकी होती है, ठीक है ना। अब इसका पता कैसे चला कि 3 प्रकार की मेम्ब्रेन होती है? देखो सिंपल सी बात है, अगर हमको जो है पेरिफेरल प्रोटीन का पता लगाना है, अगर हमको पेरिफेरल प्रोटीन का पता लगाना है तो हम नॉर्मल ही उसको या तो हाई पीएच दे दे या फिर हाई साल्ट दे दे, तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारी बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। क्या होगा? बाहर आ जाएगी। बट ये जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, कौन कौन से अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, ये कितनी बार जो है आपके जो है एक दूसरे को पार कर रही है, ठीक है ना। यानी कि ये इस मेम्ब्रेन में कितनी बार पास हो रही है। तो उस सब चीज़ का पता लगाने के लिए, स्पेसिफिकली इंटीग्रल प्रोटीन का पता लगाने के लिए आपकी एक टेक्निक करी जाती है जिसको बोलते हैं फ्रिज फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रिज फ्रैक्शन आपकी टेक्निक, यहाँ पर फ्रिज ईचिंग टेक्निक है, फ्रिज ईचिंग टेक्निक नहीं होती, फ्रिज फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। फ्रिज फ्रैक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रिज फ्रैक्शन फ्रिज फ्रैक्शन टेक्निक, ठीक है ना। एक और टेक्निक होती है जिसका नाम होता है ईचिंग टेक्निक, ठीक है ना, ईचिंग, ठीक है ना। या अब ये ईचिंग एंड आपकी फ्रिज फ्रैक्शन टेक्निक क्या होती है? तो भाई साहब देखो वो समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्टार्टिंग में हम फ्रिज फ्रैक्शन टेक्निक को समझेंगे कि फ्रिज फ्रैक्शन टेक्निक क्या होती है। तो जैसे कि देखो इसका नाम बता रहा है, इसके नाम में ही इसकी टेक्निक छुपी हुई है। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक आपकी कोई सी भी सेल ले लेंगे, कोई सी भी सेल हो सकती है, RBC हो, आपकी प्लांट सेल हो, कोई भी सेल हो, ठीक है ना। उसको हम डीप फ्रीज में रखेंगे। डीप फ्रीज में मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो, या फिर हम एक क्रायोवाइल्स आती है, क्रायोवाइल्स मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में दिया जाता है ऑलमोस्ट। अगर हम मैं लेकर के चलूँ 196, ठीक है ना, ये आपका लिक्विड नाइट्रोजन होती है। ये क्या होती है? आपकी लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है माइनस के 196, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक क्रायोवाइल्स लेंगे, यानी कि इतनी सी आपकी ट्यूब होती है, उसके अंदर सेल को डालेंगे। सेल को डालने के बाद क्या करेंगे, उसको हम फ्रीज कर देंगे, ठीक है ना, फ्रीज कर देंगे। और फ्रीज ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है ना। यानी कि कितना हो रहा है यहाँ पर, माइनस के 196, ठीक है ना, माइनस के 196 डिग्री तक ये जा रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करा, इसको फ्रिज करा। फ्रिज करने के बाद हम इसको फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन मतलब इसको तोड़ेंगे। तो हम जो है इस प्रकार से, एक नाइफ होता है माइक्रोटोम नाइफ, ठीक है ना, चाकू का नाम होता है माइक्रोटोम नाइफ, ठीक है, माइक्रोटोम नाइफ उस चाकू का नाम होता है। तो उस चाकू से क्या करेंगे, अब हम इसको बीच में से, ठीक है ना, एक मोनोलेयर ये रही एंड दूसरी मोनोलेयर हमारी ये रही, बीच में से उसे कट करेंगे उस माइक्रोटोम चाकू से, ठीक है ना। जब हम कट करेंगे तो देखेंगे, देखो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है, वो हमारी वैसे ही अलग हो जाएगी।
जो आपकी इंटीग्रल मेम्ब्रेन रहेगी, ये जो आपकी इंटीग्रल मेम्ब्रेन है ये आपकी खुल करके बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी इस प्रकार से टेक्निक होती है, यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा, किसी भी सेल को फ्रीज करा, फिर उसके बाद फ्रैक्शन कर दिया, ठीक है ना। यानी कि पहले उसको जमाया, फिर उसको हमने तोड़ दिया। तोड़ने का यहाँ पर चाकू आता है, यहाँ पर चाकू आता है, उसका नाम होता है माइक्रोटोम आपका नाइफ, ठीक है ना, माइक्रोटोम नाइफ। तो इस बात को आप याद रख सकते हो। अब जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो याद रख लेना, इसकी स्टडी हम टैम के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? टैम की, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो टैम की सहायता से हम जो है इसकी स्टडी करते हैं और दो प्रकार के रिजल्ट हमें मिलते हैं, इनसाइड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर, यानी कि हमें इस प्रकार से मिलेगा, एंड इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्मिक लेयर। तो साइटोप्लाज्मिक जो लेयर होता है, जो अंदर वाला भाग होता है, मान लो देखो ये आपकी कोई भी मेम्ब्रेन थी, अब यहाँ पर अगर हमने यहाँ से बीच में से कट किया इसको, तो ये आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। ये आपका अगर आउटर मेम्ब्रेन बना लूँ तो जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर आपको बहुत मतलब पेरिफेरल प्रोटीन टाइप की यहाँ पर देखो कम आपको जो है कम यहाँ पर धब्बे मिलेंगे। बट जब आप इनसाइड में जाओगे तो इनसाइड में आपको एक बॉम्ब्स टाइप का मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको जगह ये सब जितने भी धब्बे आपको चमक रहे हैं ये आपकी प्रोटीन है, ठीक है ना। ये क्या है? ये आपकी प्रोटीन है जो कि लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड है, यानी कि धसी हुई है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी फ्रिज फ्रैक्शन टेक्निक। इसके बाद ईचिंग टेक्निक आती है। ईचिंग टेक्निक ज़्यादा कुछ नहीं है। ईचिंग टेक्निक में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट सॉलिड से आपका गैस में चेंज कर दिया जाता है, बस। मतलब किस प्रकार से कि आपका जो है सेल लिया जाएगा, ठीक है ना, सेल लिया जाएगा, उसको फ्रिज किया जाएगा। फ्रिज करने के बाद उसमें कोई भी हम लिक्विड नहीं रखेंगे, लिक्विड को सीधा हम गैस के थ्रू अपना गुजार देंगे, ठीक है ना। वही आपकी ईचिंग टेक्निक है। बाकी सब चीज़ यहाँ पर सेम होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि इस प्रकार से नाइफ रहेगा, एक नाइफ से आपका कट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कट कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि हमारी धसी हुई जो यहाँ पर हमारी जो धसी हुई यानी कि जो हमारी इंटीग्रल प्रोटीन है वो कौन सी है और कितने मेम्ब्रेन यानी कितना उसका मोलिकुलर वेट है, वो हमारा कितनी बार पास हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ पता लगाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, जिसका नाम है द फ्रिज फ्रैक्शन टेक्निक, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब देखो, अब यहाँ पर है कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, तो आपकी 3 प्रकार की प्रोटीन हो सकती है, ठीक है ना। 3 प्रकार की प्रोटीन हो सकती है। पहली आपकी एक्सट्रिंसिक, यानी कि जो बाहर की होती है, यानी कि पेरिफेरल। अगर ये मैं यहाँ पर लिपिड मेम्ब्रेन बना लूँ तो जो बाहर की ओर पाई जाएगी, या फिर ये अंदर की ओर भी हो सकती है, यानी कि पेरिफेरल पार्ट पर होगी। कुल मिलाकर के ये पेरिफेरल पार्ट पर होगी, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक एंड आपकी पेरिफेरल जो है प्रोटीन, ठीक है ना। ये 2 प्रकार से हो सकती है, या तो नॉन साइटोसोलिक हो सकती है, फिर साइटोसोलिक हो सकती है, यानी कि या तो ये नॉन साइटोसोलिक पार्ट की तरफ हो सकती है, फिर साइटोसोलिक पार्ट की तरफ हो सकती है। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर मैं इसको नॉन साइटोसोलिक लेकर के चलूँ, याद रख लेना नॉन साइटोसोलिक, एंड ये आपका साइटोसोलिक हो जाएगा। आई होप आपको साइटोसोलिक पता हो, जैसे कि ये सेल होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, तो ये जो आपका पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये आपका साइटोसोलिक पार्ट है, एंड ये आपका नॉन साइटोसोलिक पार्ट है, ठीक है ना। और इसको भी हम नॉन साइटोसोलिक पार्ट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको भी जो हमारा अंदर का है, इसको भी नॉन साइटोसोलिक पार्ट हम बोलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सट्रिंसिक एंड पेरिफेरल प्रोटीन दोनों प्रकार की हो सकती है, नॉन साइटोसोलिक भी एंड साइटोसोलिक भी। जब हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे, इंट्रिंसिक मतलब जो इसके अंदर धसी हुई होगी, इस प्रकार से जो पूरी की पूरी धसी हुई होगी उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है ना। और ये आपकी सिंगल पास हो सकती है एंड मल्टी पास हो सकती है। अब सिंगल पास एंड मल्टी पास का क्या मतलब है, तो वो देखो, मान लो आपकी कोई सी भी प्रोटीन है, वो इस प्रकार से केवल एक ही बार इसमें पास हो रही है, ठीक है ना, एक ही बार पास हो रही है, तो तब इसको बोलेंगे सिंगल पास। बट वो अगर काफ़ी बार आपकी पास हो रही है, तब इसको बोलेंगे हम मल्टी पास, ठीक है ना, तब इसको बोलेंगे हम मल्टी पास। अब मल्टी पास भी आपकी 2 प्रकार की हो सकती है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, या तो इवन या फिर ओड, ठीक है ना। अब ये इवन और ओड का क्या मतलब होता है, वो देखने की कोशिश करो कि मान लो ये आपकी बाइलिपिड थी, अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से ये इसका एन, अगर मान लो कुछ भी हो सकता है, इसका एन टर्मिनल और
इसका ये सी टर्मिनल। इस प्रकार से अगर दोनों का एन टर्मिनल एक साइड, सी टर्मिनल दूसरी साइड कर दूं तो ये कहलाएगी आपकी ओड। ये कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी ओड प्रोटीन, ठीक है ना। बट अगर मैं यहीं पर आपका इस प्रकार से जो है बना दूं, इस प्रकार से बना दूं तो यहाँ पर देखो एन टर्मिनल भी एंड सी टर्मिनल भी, एन टर्मिनल भी एंड सी टर्मिनल भी दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, एक ही मतलब या तो ये साइटोसोलिक होंगे या फिर आपके नॉन साइटोसोलिक होंगे, तो तब ये कहलाएंगे इवन, तब ये कहलाएंगे क्या? इवन कहलाए जाएंगे, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद लिपिड लिंक की तीसरे नंबर की जो होती है आपकी लिपिड लिंक होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे, जब हम आगे पढ़ेंगे कि लिपिड लिंक में भी आपका साइटोसोलिक नॉन साइटोसोलिक आती है, ठीक है ना। साइटोसोलिक नॉन साइटोसोलिक, साइटोसोलिक में क्या क्या आती है, नॉन साइटोसोलिक में क्या आती है। यहाँ पर जीपीआई लिंक लिखा हुआ है, ये नॉन साइटोसोलिक होती है, ठीक है ना। हम आगे बात करेंगे इस लिपिड लिंक की भी, तो बस हमको ये ही पढ़ना है। पहले एक्सटेंसिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रेंसिक पढ़ेंगे, फिर हम लिपिड लिंक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जितना मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप जो है अपने मोबाइल से स्पीड कम कर सकते हो। लेक्चर को 2 से 3 बार देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ और टाइप दिखाया गया है। मैं आप वैसे याद रख लेना कि आपका 95% जो प्रोटीन रहेगी वो रहती है आपकी अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में भी कौन सी? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है ना। एंड 5% आपकी होती है बीटा शीट्स, ठीक है ना, बीटा शीट। और ये होती है आपकी एंटी पैरेलल, ये कौन सी होती है आपकी? एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती है, ठीक है ना। इनके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर बीटा जो आपका बीटा वैरल होता है या बीटा एंटी पैरेलल होता है, इसका एग्जाम्पल आप याद रख लेना, पोरीन होता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल केवल एक यही एग्जाम्पल याद रख लेना कि इसका एग्जाम्पल पोरीन होता है। बाकी आपको जितनी भी प्रोटीन मिलेंगी या फिर जितनी भी मैं यहाँ पर प्रोटीन पढ़ाने वाला हूँ, वे सब आपको अल्फा हेलिक्स प्रोटीन मिलने वाली है, ठीक है ना। अब ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन भी आपकी 3 प्रकार की है, ठीक है, 3 प्रकार की है। या तो ये मोनोट्रोपिक हो सकती है, बायोट्रोपिक हो सकती है, या फिर पोलोट्रोपिक होती है। मोनोट्रोपिक मतलब आपकी किसी भी एक साइड में पेरिफेरल प्रोटीन की बात करते हैं, और एक ही साइड में इसका एन टर्मिनल भी होगा एंड आपका सी टर्मिनल भी होगा, यानी कि एक ही साइड में एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। मोनोट्रोपिक को हम पेरिफेरल प्रोटीन के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। बायोट्रोपिक को हम जो आपके सिंगल पास के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। सिंगल पास के लिए हम बायोट्रोपिक का यूज करेंगे। बायोट्रोपिक क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मान लो मैं इसका एन लेकर के चलूँ, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, तो एक एंड ये 2 एंड हो गए, इसलिए कहलाएगी बायोट्रोपिक। यहाँ पर आपको एक ही एंड मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक ही जगह मिलेगा, यानी कि एक ही एंड मिल रहा है, तो यहाँ पर इसलिए क्या कहलाएंगे? आपका मोनोट्रोपिक जो है आपका कहलाएंगे, ठीक है ना। स्पैम कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है और बीआई में कुछ ज़्यादा ही आती है, ठीक है। इसके बाद पॉलीटोपिक मतलब जब आपकी काफ़ी सारी मल्टीपल पास आपको नज़र आए तो उसको बोलते हैं पॉलीटोपिक, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पॉलीटोपिक। बीटा वैरल यानी कि यहाँ पर सीट मिलेगी। एक बात और याद रख लेना, अगर मैं यहाँ पर अमाइनो एसिड रेसिड्यू की बात करूँ तो जो आपका अल्फा हेलिक्स अमाइनो एसिड होता है, इसमें आपके 20 से लेकर के 25 अमाइनो एसिड रेसिड्यू पाए जाते हैं। क्यों? देखो, इसको रटने वाली बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था, जो आपको बताया गया था कि ये जो आपकी लिपिड मेम्ब्रेन है, इसका टोटल कितनी चौड़ाई है? 75 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है ना। बीच का कितना बना रहा है? बीच का बना रहा है आपका 35, ठीक है ना। बीच में होती है 35 एंड आपकी जो प्रोटीन होती है ऊपर भी आपकी 20 एंड नीचे भी आपकी 20, ठीक है, नीचे भी आपकी 20। अब इसमें पाया जा रहा है अल्फा हेलिक्स। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है उसमें 1 टन कितने का होता है? तो 1 टन होता है 1.5 का, ठीक है ना। कितने का होता है? 1.5 का। तो यहाँ पर डायरेक्ट 35 को जो है आपका ये बीच का पार्ट कितना है आपका? 35, ठीक है ना। बीच का पार्ट कितना? 35। तो यहाँ पर जब आप इसको जो है भाग करोगे तो आपका ऑलमोस्ट मतलब सभी का, ये एक जनरल लेकर के चल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपका कितना आने वाला है? 20 से 25 अमाइनो एसिड रेसिड्यू ही आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं बीटा वैरल शीट की। अब बीटा जो होती है, बीटा थोड़ी खिंची हुई होती है, ठीक है ना, थोड़ा खिंचा हुआ पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू आते हैं वे बहुत कम आते हैं, यानी कि मैं कहूँगा कि 8 से लेकर के 15 अमाइनो एसिड रेसिड्यू तक ही
आते हैं, ठीक है ना। आगे लिख रखा है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ इसी प्रकार से। यानी कि आपके जो है टाइप्स ऑफ प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, एक इंट्रिंसिक एंड एक आपकी जो है लिपिड लेयर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और बच्चों देखो, इस समय जो है सभी को पता है कि एग्ज़ाम आ गया है, तो शेयर करना मत भूलो, शेयर करते रहो और लाइक करते रहो, ठीक है ना। शेयर करते रहो और लाइक करते रहो, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। किसी और का फ़ायदा हो जाए तो उसमें आपका कोई घाटा नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है, एक प्रकार से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है हम पढ़ेंगे इसको। इकोलॉजी में, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई, अब चलते हैं आगे। देखो अब यहाँ पर भी वही है जो मैंने आपको पीछे बताया है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन आपकी 2 प्रकार का हो सकती है। एक तो आपकी हो सकती है इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है ना, एक हो सकती है इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन, दूसरी हो सकती है आपकी पेरीफेरल, ठीक है ना। जो इंट्रीगल मेम्ब्रेन है, अब उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या तो आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकती है, या फिर एंकर मेम्ब्रेन, यानी कि लिपिड के ऊपर की तरफ लगी हुई होगी या फिर नीचे की तरफ लगी होगी लिपिड से, ठीक है ना। जिसको मैंने यहाँ पर, अगर मैं इसको तीसरा पार्ट भी लेकर के चल सकता हूँ, अगर मैं इसको सेपरेट पढ़ने की कोशिश करूँगा, तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो आपकी सिंगल पास हो सकती है, सिंगल पास, डबल पास, ट्रिपल पास, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मल्टी पास, यानी कि आपकी मल्टीपल पास हो सकती है। अब सिंगल पास भी आपकी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आपकी प्रकार की हो सकती है। अब ये टाइप किस प्रकार से है, तो कि इनका जो N एंड C टर्मिनल है, जो इनका N एंड C टर्मिनल है वो किस साइड में पाया जा रहा है उसके बेस पर है, इतना आपसे नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, इतना आपसे नहीं पूछा जाता। देखो अगर मैं यहाँ पर आपको मान लो ये आपकी RBC है, अगर यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन की बात करूँ तो RBC की पेरिफेरल पर कौन कौन सी प्रोटीन होती है, एनकायरिन, स्पेक्ट्रिन, ये 2 प्रोटीन ऐसी होती है जो कि आपकी पेरिफेरल होती है। जबकि अगर मैं यहाँ पर पास की बात करूँ तो देखो आपने नाम सुना होगा GPCR का, उसमें 7 पास होते हैं, ठीक है ना, GPCR, ठीक है ना, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो इसमें क्या होते हैं आपके 7 पास होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं बैंड 3 की, अगर मैं बात करूं बैंड आपका 3 की, ठीक है ना, तो बैंड 3 में आपके या तो 12 पास हो सकते हैं या फिर आपके जो है 14 पास हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोफोरिन की, ग्लाइकोफोरिन भी आपका ABCD 4 प्रकार का होता है ग्लाइकोफोरिन, आगे लिख रखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आपको सिंगल पास देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इसमें कैसा मिलेगा, सिंगल पास देखने को मिलेगा। यानी कि ये तीनों आपकी कैसी प्रोटीन हो गई, ये तीनों की तीनों आपकी हो गई है कैसी, इंट्रीगल प्रोटीन। जबकि आपकी स्पेक्ट्रिन एंड आपकी एनकायरिन जो है वो कैसी प्रोटीन हो गई, वो हो गई आपकी पेरिफेरल प्रोटीन। तो आगे लिख रखा है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ यहाँ पर मैंने डिफ्रेंशिएशन कर रखा है या फिर कुछ कैरेक्टर लिख रखे हैं, वे आपको याद होने चाहिए कि जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन होती है, यानी कि जो सरफेस के ऊपर या तो साइटोसोलिक पार्ट में या फिर नॉन साइटोसोलिक में पार्ट में पाई जा रही हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो जो आपकी पेरिफेरल प्रोटीन है या तो साइटोसोलिक पार्ट में मिलेगी या फिर आपको नॉन साइटोसोलिक पार्ट में मिलने वाली है। इसके बाद अगर ये पेरिफेरल पर मिल रही है यानी कि सरफेस पे मिल रही है, तो ये कैसी होगी, आपकी वाटर सोल्यूबल होगी, ठीक है, मोस्टली वाटर सोल्यूबल होगी। मोस्ट कॉमन इंट्रैक्शन इन लिपिड बाइलेयर, जो इसके अंदर जो ये देखो ये लिपिड से जो मिल रही है ना, यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर जो आपका जो है एक प्रकार से बॉन्ड बनेगा, वो कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एंड आयनिक इंट्रैक्शन बॉन्ड बनेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, मैंने आपको सब जगह बताया है कि कहाँ पर कौन सा इंट्रैक्शन होता है और कौन से इंट्रैक्शन में आपका क्या क्या होता है। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट आ जाता है कि आइसोलेटेड दिस प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ हाई पीएच और हाई साल्ट कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पर देखो मतलब कोई अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसी बात है कि आपकी कोई चीज़ ऊपर ही ऊपर रखी है, बस हमें उसको निकालना है, हमें उसकी बॉन्डिंग तोड़नी है जो कि इजी है। तो हम केवल हल्का सा करेंगे कि हम या तो पीएच को हाई कर देंगे या फिर पीएच को लो कर देंगे या फिर हम साल्ट की कंसंट्रेशन दे देंगे, ठीक है ना, जैसे कि HCl हो गया, NaOH हो गया, ये साल्ट की
कंसंट्रेशन कर लेंगे। यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन को जो है अलग करना, सेपरेट करना ईजी होता है कंपेयर टू इंटीग्रल प्रोटीन की, क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन क्या आपकी अंदर की ओर धसी हुई होती है, ठीक है ना, अंदर की ओर धसी हुई होती है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है आपके जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, स्पेक्ट्रीन है, एनकायरिन है, और ये आरबीसी के अंदर आरबीसी की शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आरबीसी की शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखते हैं, ठीक है ना। स्पेक्ट्रीन इज मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आपका आरबीसी में एनकायरिन भी पाया जाता है, एनकायरिन भी आपका सेम जो है वो इतना ही, मतलब आपको मैं कह सकता हूँ कि इतना ही आपकी एबिलिटी रखता है जितनी आपकी स्पेक्ट्रीन रखता है। प्रेजेंट इन साइटोसोलिक फेस, और कहाँ पर पाया जाता है, साइटोसोलिक फेस पर पाया जाता है। मान लो ये आपकी आरबीसी है तो जो आपकी स्पेक्ट्रीन पाई जाएगी वो साइटोसोलिक पार्ट में पाई जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपकी वो पाई जाने वाली है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, जगह प्लेस याद रख लेना, साइटोसोलिक स्ट्रक्चरल होती है एंड फ्लेक्सिबल रोल यहाँ पर शो करती है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी पेरिफेरल प्रोटीन। इसके बाद हम इंटीग्रल प्रोटीन पे चलेंगे। जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है ना। कैसी होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है। इसके बाद ऑलवेज एम्पीपैथिक नेचर। अब इसका एम्पीपैथिक नेचर क्यों है मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि देखो भाई ये आपका क्या है, फिलिक, यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक से भी अटैच होगी, हाइड्रोफोबिक से भी अटैच होगी, दोनों मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज भी रख रही है और निगेटिव भी चार्ज रख रही है। इस वजह से इनका नेचर कैसा है, एम्पीपैथिक नेचर। ड्यू टू डबल नेचर इट इज कॉल्ड एम्पीपैथिक इन नेचर, ठीक है ना। यहाँ पर क्रॉस द लिपिड लेयर, यहाँ पर ये क्रॉस कर जाती है लिपिड लेयर को। फोर्स इन्वॉल्व, जो इसमें इंट्रैक्शन लगता है, सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन इसमें आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड इसमें यहाँ पर मतलब आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनेगा। जो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि GPCR हो गया, बैंड 3 हो गया, ग्लाइकोफोरिन हो गया, तो तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके बाद सेपरेशन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन डन बाय द यूजिंग डिटर्जेंट एंड आपका इसके अलावा भी आपके जैसे वाइल्ड साल्ट वगैरह हो गए तो उनका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर डिटर्जेंट क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि देखो भाई इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन को निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी अंदर से, इसलिए यहाँ पर डिटर्जेंट दिया जाता है। डिटर्जेंट में आपका SDS हो सकता है, SLS हो सकता है, या फिर ट्राइटोन X हो सकता है, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट एंड सोडियम लोरिक सल्फेट, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है, आई होप आपको फुल फॉर्म हो, मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में इनकी फुल फॉर्म बताई थी। इसके बाद इनका नेचर मोस्टली जो होता है न्यूट्रल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन में ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रल इन हाइड्रोफोबिक रीजन। इनके ऊपर चार्ज भी पाया जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसके कारण इनका नेचर एम्पीपैथिक होता है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी इंटीग्रल प्रोटीन। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपकी सिंगल पास, ये भी आपकी सिंगल पास है, बट यहाँ पर जब आप देखोगे तो साइटोसोलिक एंड लुमेन, ठीक है ना, ये आपका जो है यहाँ पर जो है मतलब जो दिशा है वो अलग हो सकती है। यहाँ पर देखो जो आपका C टर्मिनल है वो साइटोसोलिक में पाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो C टर्मिनल है वो लुमेन साइड में पाया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपकी मल्टीपास है, मल्टीपास में ये कैसी होगी, ये आपकी होगी इवन, ठीक है ना। ये कैसी होगी, इवन क्यों होगी, क्योंकि इसका C टर्मिनल एंड N टर्मिनल एक ही साइड में पाया जा रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये वाली प्रोटीन आ गई, और इस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, लिपिड लिंक प्रोटीन बोलेंगे, क्योंकि देखो ये लिपिड से आपकी अटैच है, ठीक है ना। किससे अटैच है, लिपिड से अटैच है ये वाली प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद देखो ये एक RBC का डायग्राम है। RBC में अब देखो ये आपको कितना सारा काम नज़र आ रहा होगा प्रोटीन का। कहीं पर वो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग का काम कर रही है, कहीं पर लिगेंड रिसेप्टर का काम कर रही है वो, कहीं पर आयन चैनल का काम कर रहा है, कहीं पर वो जो कि आपका जो है एक प्रकार से आपको जो है एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा, मतलब आपको क्या, सेल को, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर इसके फंक्शन है, एक बार इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। और देखो अब आता है कि मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन। आपको मैंने बता दिया कि दो प्रकार की आपकी मेम्ब्रेन होती है, एक पेरिफेरल प्रोटीन एंड एक इंटीरियर प्रोटीन। जो आपकी पेरिफेरल होती है इसके एग्जांपल याद रख लेना, स्पेक्ट्रीन, एक्टिन, प्रोटीन 4.1, एनकायरिन प्रोटीन,
प्रोटीन 4.2, इसके बाद आपका ट्रोपोमायोसिन होती है, ग्लाइकोफोरिन होती है, बैंड 3 जो होती है ये ग्लाइकोफोरिन बैंड 3 ये क्या होती है, ये आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होती है। बैंड 3 का काम क्या होता है, बेसिकली आपका जो है कार्बोनेट साइकिल में आता है, ठीक है ना, कार्बोनेट साइकिल में आता है, यानी कि यहाँ पर क्लोराइड को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है हम आगे बात करने वाले हैं। अगर आपको डायग्राम ये वाला ना चमक रहा हो तो रिजोल्यूशन अपना हाई कर लेना। यहाँ पर देखो अंदर की ओर साइटोसोलिक में आपको जो है एनकाइरिन प्रोटीन चमक रही होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आगे। अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है कि कौन सी आपकी जो है आपकी प्रोटीन है और उसका फंक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये आपकी पेरिफेरल है, ये आपकी कैसी है, इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है ना। तो पेरिफेरल प्रोटीन देखो सबसे पहले स्पेक्ट्रिन की बात करेंगे तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन दैट लाइंस द इंटरसेलुलर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, इंटरसेलुलर पार्ट में पाई जाती है, यानी कि साइटोसोलिक पार्ट में पाई जाती है और वो स्केलेटन बनाती है, ठीक है ना। इसके बाद रेस्पॉन्स जो उसका फंक्शन होता है वो आरबीसी को वाई कॉनकेव शेप का बनाती है, ठीक है ना। आपको भी पता होगा जो आरबीसी होती है उसकी शेप कैसी होती है, वाई कॉनकेव टाइप की होती है। वाई कॉनकेव क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं ये आरबीसी बनाऊँ तो इसके बीच में आपको ये गड्ढा टाइप का पाया जाता है, ठीक है ना, गड्ढा टाइप का पाया जाता है, तो इसको ही बोलते हैं वाई कॉनकेव, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, वाई कॉनकेव बोलेंगे। एक्टिन क्या होती है, एक्टिन सेल के अंदर एब्यूडेंट मात्रा में पाई जाती है और इसका काम भी क्या होता है कि प्रोटीन इंटरेक्शन में ये हेल्प करती है। इसके बाद एनकाइरिन आ जाती है, ये फैमिली होती है अडेप्टर प्रोटीन की, ठीक है ना। रिसेप्टर, अडेप्टर, लिगैंड ये सब आपने सुना होगा। तो यहाँ पर ये जो एनकाइरिन होता है आपका अडेप्टर प्रोटीन होती है, इंटरेक्शन विद वैन 3 प्रोटीन। वैन 3 कैसी आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है, वैन 3 प्रोटीन एंड स्पेक्ट्रिन टू अचीव लिंकेज बिटवीन द बाइलेयर एंड स्केलेटन, ठीक है ना। इसके बाद प्रोटीन 4.1 आ जाती है, द मेजर स्ट्रक्चर एलिमेंट, ये आपका स्ट्रक्चरल पार्ट बनाती है। स्टेबलाइज एक्टिन स्पेक्ट्रिन इंटरेक्शन, यानी कि एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन के जो इंटरेक्शन होती है उसको जो है उसका देखभाल करती है। इसके बाद प्रोटीन 4.2 आ जाती है, इज एन एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एटीपी से बाइंड करती है, ठीक है ना। ये करती है रेगुलेट द एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन 3 विथ एनकाइरिन, ठीक है ना, एनकाइरिन को जो है रेगुलेट करती है। इसके बाद ट्रोपोमायोसिन्स आ जाती है जो कि हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन होती है एक प्रकार की, एंड ये स्टेबलाइज करती है एक्टिन फिलामेंट्स को, ठीक है ना। तो तसल्ली पूर्वक इनको जो है आप याद करने की कोशिश कर लेना। इसके बाद आपकी आ जाती है इंटीग्रल प्रोटीन, 2 प्रकार की प्रोटीन है जैसे ग्लाइकोफोरिन एंड बाइंड 3 प्रोटीन। ग्लाइकोफोरिन क्या काम करेगी कि इसके अंदर सियालिक एसिड रिच मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ज़्यादा पाया जाता है, और इम्पार्ट्स ए नेगेटिव चार्ज टू द सेल्स, और सेल के ऊपर, ठीक है ना, सॉरी सेल के अंदर, ठीक है ना, सेल के अंदर ये क्या काम करती है, निगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराती है, रिड्यूसिंग इंटरेक्शन विथ अदर सेल्स, ठीक है ना, एंडोथेलियम वगैरह में ये पाई जाती है। वाइन 3 क्या काम करता है, अनआयन एक्सचेंजर की तरह काम करता है, एक्सचेंज वाई कार्बोनेट द क्लोराइड, शिफ्ट करता है ये क्लोराइड को, यानी कि क्लोराइड से बाई क्लोराइड आपका बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्लोराइड बनाता है, तो उस समय आपका हेल्प करता है वाइन 3 नाम की ये प्रोटीन। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन स्पेनिंग, यानी कि मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। स्पेनिंग का मतलब होता है धसी हुई होना, यानी कि देखो अगर मैं यहाँ पर लिपिड बाइलेयर बना लूँ तो जो इसके अंदर धसी हुई है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ पर देखो ये जो धसी हुई प्रोटीन होती है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 20 to 25 अमाइनो एसिड रेसिड्यू आपके पाए जाएंगे, ठीक है। और इसका नेचर कैसा रहेगा, तो ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड रखेगा, और जितनी भी प्रोटीन इसके अंदर पाई जाएंगी वे सारी की सारी कैसी होंगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है ना। तो देखो कुछ अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम पढ़ के हुए चलते हैं। तो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं पोरीन। पोरीन एक प्रकार से आपका चैनल है, ठीक है ना, पोरीन एक प्रकार से आपका क्या है, चैनल है, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, चैनल हमेशा आपके कैसे होते हैं, चैनल हमेशा आपके पैसिव होते हैं, यानी कि वहाँ पर आपको एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि जो आपके कैरियर होते हैं यहाँ पर आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ भी सकती है
एंड एटीपी की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती। तो जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तब हम देखने वाले हैं चैनल को भी और कैरियर को भी। तो पोरिन एक क्या है, आपका चैनल है। प्रेजेंट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी ये पोरिन आपका पाया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में मैं आपको पोरिन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। वैसे भी इसमें क्या होता है, इसमें बीटा वैरेरल शीट पाई जाती है, यानी कि इसमें जो सेकेंडरी प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सी पाई जाएगी, बीटा वैरेरल स्ट्रक्चर पाई जाएंगी। एंड आपके इसमें 16 स्टैंडर्ड यानी कि 16 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होंगे, ठीक है ना। 16 इसमें क्या होने वाले हैं, आपके अमाइनो एसिड रेसिड्यू होने वाले हैं। बिहेव लाइक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल। और इस पोरिन से हमेशा यही नहीं कि आपका केवल और केवल वाटर ही जाएगा, केवल और केवल इससे वाटर ही नहीं जाता है, इससे और भी आपके जो है इंग्रेडिएंट पास होते हैं, ठीक है ना, और भी सोल्यूट इससे पास होते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे वो हम आगे देखेंगे। इस पूरा का पूरा पोरिन की हम स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, मगर अभी नहीं, जब हम प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। अभी बस खाली आप ये याद रखना कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बीटा वैरेरल शीट की होती है और ये ग्राम नेगेटिव एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर देखो आपको स्ट्रक्चर चमक रही होगी, ये आपको स्ट्रक्चर है पोरिन की, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर है पोरिन की। और ये ग्राम नेगेटिव, याद रख लेना ये कैसा कि ये किसका मैं डायग्राम लेकर के आया हूँ, ग्राम नेगेटिव का लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है ग्राम नेगेटिव का, ठीक है। तो आपको इतनी बात आई होप पता चली होगी। अब बढ़ते हैं थोड़े और आगे। अब दूसरा देखो, अब देख लेते हैं हम ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन, जो आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड में जा सकती है। पीछे हमने बात करी थी चैनल की, ठीक है ना, पीछे हमने बात किसकी थी, चैनल की बात करती है। यहाँ पर हम सिंगल पास को पढ़ते हैं, जो कि आपका ग्लाइकोफोरिन होता है, ठीक है ना। मैंने इसके आपको टाइप बता दिए, ग्लाइकोफोरिन ए हो सकता है, ग्लाइकोफोरिन बी, सी, डी हो सकता है, ठीक है ना। ग्लाइकोफोरिन ए एंड बी जो होता है आपका एंटीजन को पहचानने में, ठीक है ना, एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद देखो, अगर मैं इसके एग्जाम मतलब इसका जो है स्टेटमेंट पढ़ूँ तो देखो, प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। देखो ये रहा आपका जो है, ये एक प्रकार से ये कैसी पास है, ग्लाइकोफोरिन है, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और इसमें टोटल जो आपके अमाइनो एसिड रेसिड्यू होते हैं वो कितने होते हैं, 130 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। मोस्ट एब्यूडेंट एट SPTM, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसमिशन में सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंगल SPTM, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन इसकी फुल फॉर्म है, लिख लेना, ठीक है। सिंगल ये लिखी हुई, देखो ये लिखी हुई, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये लिखी हुई, इसको आप याद रख लेना कि सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन आरबीसी ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एंड टर्मिनल जो होता है वो साइटोसोलिक रीजन में होता है, ठीक है ना, साइटोसोलिक रीजन में। यानी कि यहाँ पर जो टर्मिनल मिलेगा इसका, ये वाला जो ये इन्होंने स्ट्रक्चर गलत दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये आपका जो है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ये आपका बना देता हूँ साइटोसोलिक रीजन होगा। और ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होगा, ठीक है ना। ये कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होगा, ठीक है। तो अब ये सही है, ठीक है। तो चलिए ये सिंगल पास होता है, इतनी बात पता चलेगी, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं मल्टीपास को। मल्टीपास में हम पढ़ेंगे बैंड थर्ड को पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी के ऊपर ये पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन रक्त बनाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर 928 अमाइनो एसिड रेसिड्यू पाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है और इसमें जो पास होते हैं वे 12 से लेकर के 14 पास तक हो सकते हैं, ठीक है ना। बट हमेशा या तो 12 होंगे या फिर 14 होंगे, 13 नहीं होंगे, यानी कि इवन ही नंबर होने वाला है, ठीक है ना। कैसा नंबर होने वाला है, इवन नंबर होने वाला है। मोस्ट एब्यूडेंट MPTM मतलब मल्टीपास, यहाँ पर क्या है, मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका जो N and C टर्मिनल होगा वो होने वाला है,
ठीक है ना, किधर की साइड में होने वाला है, साइटोसोलिक रीजन की तरफ होने वाला है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली क्या होने वाला है, जो आपका एन टर्मिनल होगा, मोस्टली जो होगा वो सी साइटोसोलिक होगा, ठीक है ना, साइटोसोलिक होगा मोस्टली। आप इस बात को याद रख के चलना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन किस प्रकार से, जब किसी भी प्रोटीन, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो किस प्रकार से होता है, तो वो बाय द हेल्प ऑफ चैनल एंड बाय द हेल्प ऑफ कैरियर के थ्रू हो सकता है। यानी कि या तो चैनल के थ्रू हो या फिर आपका कैरियर के थ्रू हो। चैनल के थ्रू होगा तो ये जो है आपका विदाउट एटीपी होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियसली होगा। यहाँ पर इसको किसी भी दूसरी या फिर एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर कैरियर है तो कैरियर में आपका एटीपी हो भी सकता है, यानी कि एटीपी की मतलब एटीपी लग भी सकता है, एटीपी नहीं भी लग सकता है। तो देखो ये इतना पार्ट ये चैनल का है और इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, इसका एग्जाम्पल है पोरीन। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, पोरीन इसका एग्जाम्पल है। ये आपका ये वाला जो है, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये आपके कैरियर प्रोटीन है, ठीक है ना। ये कैसे है, कैरियर प्रोटीन। यहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चैनल में क्या होता है, मोस्टली कंसंट्रेशन के डाउन में जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि हायर टू लोअर जाते हैं चैनल के थ्रू हमेशा। यानी कि अगर कोई चीज़ हायर है बाहर की साइड में, अगर यहाँ पर मैं मान के चलूँ ये कोई चीज़ हायर है, तभी ये अंदर जा पाएगी इस चैनल के थ्रू। और ये जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ये इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। बट अगर हम अगेंस्ट टू ग्रेडियंट चले, ठीक है ना, अगेंस्ट टू ग्रेडियंट चले, यानी कि देखो पहले से ही अंदर जो है कम था, लेकिन अब फिर बाहर लेकर आने की कोशिश करे जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयनिक कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर अगेंस्ट टू ग्रेडियंट चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आपके कैरियर होते हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कैरियर आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, एक तो हो सकता है आपका यूनिपोर्ट, एक हो सकता है यूनिपोर्ट एंड दूसरा हो सकता है आपका सिम्पोर्ट एंड तीसरा होता है आपका एंटीपोर्ट, ठीक है ना। ट्रांस मेम्ब्रेन में हम पढ़ेंगे। यूनिपोर्ट मतलब कि आपका कोई सभी केमिकल हो वो केवल और केवल एक ही दिशा में जा सकता है और एक ही चीज़ जा सकती है, एक ही प्रकार का सोल्यूट जा सकता है। सिम्पोर्ट में क्या होता है, सिम्पोर्ट में कोई भी आपके दो अलग अलग सोल्यूट जो है मतलब पास हो सकते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कलर भी इनका डिफरेंट है, कलर भी क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम, ठीक है ना, या फिर सॉरी यहाँ पर सिम्पोर्ट का सोडियम पोटेशियम नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक प्रकार से एंटीपोर्टर की तरह काम करता है। अब देखो एंटीपोर्टर क्या होता है कि एक चीज़ आएगी एक चीज़ जाएगी, एक चीज़ आएगी एक चीज़ आएगी, ठीक है ना। इसको ये तो आपका यूनिपोर्ट और इसको हम बाईपोर्ट या फिर मल्टीपोर्ट के नाम से भी जानते हैं इन दोनों को, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि जो आपका यूनिपोर्ट है, जैसे कि अगर हमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड अगर इनको सिंगल करके भेजना है तब हमारे लिए यूनिपोर्ट रहेगा, ठीक है ना, तब हमारे लिए क्या रहेगा, यूनिपोर्ट रहेगा। अगर हम सिम्पोर्ट की तरह काम करेंगे, यानी कि हम जो है पोटेशियम, क्लोराइड दोनों को भी एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हम जो है एक आपका कोई सा भी न्यूरोअमाइंस जिसको हम डोपामाइन या फिर गाबा बोल देते हैं, एंड एक आपका कोई सा भी आपका साल्ट हो सकता है जैसे कि सोडियम वगैरह, इन दोनों को भी एक साथ हम अंदर की तरफ भेज सकते हैं। एंटीपोर्टर में क्या होगा कि एक चीज़ आपकी अंदर जाएगी, दूसरी चीज़ आपकी बाहर आएगी, ठीक है ना। जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन पंप हो गया, सोडियम कैल्शियम पंप हो गया, सोडियम कैल्शियम पंप, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ लेते हैं कि लिपिड लिंक प्रोटीन, क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ ली, इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ ली, हमने पेरिफेरल प्रोटीन पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम लिपिड लिंक प्रोटीन। अब क्या पढ़ेंगे, लिपिड लिंक प्रोटीन। तो लिपिड लिंक प्रोटीन आपकी 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक हो सकती है कि आपकी साइटोसोलिक फेस के जो देखो ये आपकी प्रोटीन बनी हुई है, ठीक है, सॉरी ये आपकी बायोलिपिड है, ये इधर की साइड में क्या है, इधर की साइड में आपका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, ठीक है ना। कौन सा पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। एंड आपकी इधर की साइड में क्या आपका इंट्रा सेलुलर पार्ट है, ठीक है ना, या फिर हम इसे साइटोसोलिक पार्ट भी बोल सकते हैं। तो या तो लिपिड लिंक से वो इधर की साइड में लिंक हो, ठीक है ना, या तो वो इधर की साइड में लिंक हो या फिर आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट से लिंक हो। तो अगर देखो प्रेजेंट ऑन साइटोसोलिक फेस, साइटोसोलिक नहीं है, ये आपका नॉन साइटोसोलिक है, ठीक है ना। ये कैसा आपका नॉन साइटोसोलिक, नॉन साइटोसोलिक,
साइटोसोलिक, ठीक है ना, नॉन साइटोसोलिक। नॉन साइटोसोलिक में कौन आता है आपका जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन आती है, यानी कि ग्लाइकोफॉस्फोइनोसिटोल लिंक्ड प्रोटीन आपकी आती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर साइटोसोलिक फेस की बात करें तो ये आपकी दो प्रकार से हो सकती है, या तो यहाँ पर प्रीनाइलेटेड प्रोटीन हो या फिर यहाँ पर आपकी फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन हो। अगर आपकी प्रीनाइलेटेड प्रोटीन है तो ये जीरेनाइल्स हो सकती है या फिर फर्निसाइल्स हो सकती है। जीरेनाइल में क्या होता है कि जीरेनाइल जो होता है एक प्रकार का लिपिड होता है और ये 20 कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। फर्निसाइल एक लिपिड होता है जो कि आपका 15 कार्बन का बना हुआ होता है। फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन में क्या होती है कि या तो ये मेरिस्टिक हो या फिर आपकी पाल्मेटिक हो, ठीक है ना, या तो ये मेरिस्टिक हो या फिर आपका पाल्मेटिक हो। मेरिस्टिक जो होता है आपका 14 कार्बन का बना हुआ होता है, मैंने आपको बताया था लल्लू लाल एमपी से पोल ए सिलेक्ट किए, ठीक है ना। पाल्मेटिक आपका 16 का होता है। अब यहाँ पर याद करने वाली कौन सी बात है, तो इनके अंदर कौन सा बॉन्ड बनना है वो याद रखने वाली बात होती है, ठीक है ना, वो याद रखने वाली बात होती है, जो कि मैंने आगे लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा याद रख लेना, ठीक है ना। इसको साइटोसोलिक को मैं अभी जो आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में सही कर दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ में मैं सही कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपका जीपीआई लिंक प्रोटीन होती है। जीपीआई लिंक प्रोटीन यानी कि आपका ग्लाइकोफॉस्फोइनोसिटोल लिंक प्रोटीन, ठीक है ना। इसमें देखो ये आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होती है, यानी कि नॉन साइटोसोलिक होती है। ये कैसी होती है, नॉन साइटोसोलिक प्रोटीन होती है, ठीक है ना, नॉन साइटोसोलिक प्रोटीन, ठीक है, नॉन साइटोसोलिक प्रोटीन होती है। इसमें क्या होता है वो देखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज एडेड बाय द PIGG बट रिमूव एट द लेटर स्टेट, यानी कि यहाँ पर जो है आपका PIGG जो है वो बाद में निकल जाता है। अब ये PIGG क्या होता है, तो देखो यहाँ पर E इसका मतलब है, इसका EN का मतलब है यहाँ पर इथेनॉल अमाइन फॉस्फेट, और ग्रीन कलर में आपको मैनोज चमक रहा होगा, एंड ये आपको जो है ये आपका ग्लूकोसामाइन एंड फास्फेटिडाइल इनोसिटोल। तो ये चारों के चारों कंपोनेंट आप याद रख लेना, ये चारों के चारों कंपोनेंट याद रख लेना। यहाँ पर आपका रिमूव क्या हो रहा है, वो PIGG रिमूव हो रहा है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि बताइए जीपीआई में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एंड कौन सा कंपोनेंट आपका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर याद ये रख लेना कि जो आपका PIGG है ये आपका बाहर निकल जाता है, बाकी आपका इथेनॉल अमाइन फॉस्फेट, मैनोज, ग्लूकोसामाइन एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल आपका बचा हुआ रह जाता है जीपीआई में, ठीक है। इसके बाद ये आपका पाथफाइंडर की बुक का जो है मैं फ़ोटो खींच लाया, ये जब मैंने पढ़ा था मैंने इसी से पढ़ा था। तो देखो जैसे कि आपको पता है मेरी जितनी भी आपको बुक मिलेगी सब पे पेन चला हुआ मिलेगा, ठीक है ना, सब पे पेन चला हुआ मिलेगा, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ बिल्कुल दिल से पढ़ता हूँ, ठीक है, और बिल्कुल सब चीज़ को अंडरलाइन लेकर के चलता हूँ, ठीक है। आपको कोई सी भी बुक उठा करके देख लो मेरी, सब पे आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अब अगर कच्ची पेंसिल से होता तो मैं इसको मिटा भी देता, बट कच्ची पेंसिल से नहीं है ये। तो देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड लिंक प्रोटीन की बात करेंगे, तो यहाँ पर जब हम लिपिड लिंक की बात करेंगे तो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका आइसोप्रीनाइल, ठीक है ना, एक होता है आपका आइसोप्रीनाइल के आपके दो एग्जाम्पल हैं, एक आपका फर्निसाइल एंड आपका क्या है ग्रेनिसाइल, ठीक है ना। जो आपका फर्निसाइल होता है वो 15 कार्बन का होता है, एंड जो आपका वैसे जीरेनाइल साइड है, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्या होता है, जीरेनाइल साइड भी होता है। ये आपका 20 कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका थायोएस्टर बॉन्ड बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो देखो जब आपका जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन है उसका जो सबसे लास्ट का सिस्टीन वाला पार्ट है उसके C टर्मिनल से आपका लिपिड ज्वाइंट होगा, ठीक है ना, लिपिड ज्वाइंट होगा और वहाँ पर बनेगा आपका थायोएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। इसके बाद ये इंट्रासेलुलर पार्ट में पाया जाता है। फिर आपका मिरिस्टोइल होता है जो कि 14 कार्बन का होता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका क्या होगा, एमाइड लिंकेज होता है, ठीक है ना, एमाइड लिंकेज होता है, वो भी कहाँ पर, ग्लाइसिन पे, यानी कि प्रोटीन के अंदर जो सबसे लास्ट में ग्लाइसिन होगा वहाँ पर आपके एन टर्मिनल से एमाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। ये भी आपका इंट्रासेलुलर है। इसके बाद पाल्मिटोइल होता है जो आपके 16 कार्बन का होता है, यानी कि 16 कार्बन का होता है। यहाँ पर आपका N एंड C टर्मिनल दोनों हो सकते हैं,
एंड यहाँ पर आपका मोस्टली थायोएस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर आपका थायोएस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये भी इंट्रासेलुलर होता है। इसके बाद जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन होती है, ये आपका सी टर्मिनल पे होती है, ठीक है ना, सी टर्मिनल पे होती है। मैंने अभी पीछे बताया है कि जीपीआई के कॉन्स्टिट्यूट मत भूलना, और यहाँ पर ये भी मत भूलना कि यहाँ से क्या चीज़ ये रिमूव हो रही है, ठीक है ना। ये PIGG को याद रख लेना कि ये रिमूव होती है। बाकी यहाँ पर 4 कॉन्स्टिट्यूट बच जाते हैं CSIR में, इसके मतलब ऐसे ही आपसे पूछा जा चुका, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीपीआई में याद रख लेना, यहाँ पर भी आपका एमाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। यानी कि मेरिस्टोइल एंड जीपीआई में आपका एमाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। एक और डायग्राम है, ये भी आपका पाथफाइंडर का है, अगर आपके पास पाथफाइंडर हो तो आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरिस्टोइल था जो कि आपकी 14 कार्बन का था, एंड यहाँ पर एमाइड बॉन्ड बनना है, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड बनना है, एमाइड बॉन्ड बनना है। पाल्मिटोइल आपके 16 यानी कि 16 कार्बन का था, यहाँ पर आपका थायोएस्टर बॉन्ड बनना है। याद रख लेना ये आपका ग्लाइसिन, देखो प्रोटीन ग्लाइसिन से जुड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर आपकी जो आपका पाल्मिटोइल है वहाँ से सिस्टीन से जुड़ी हुई है। एंड प्रीनाइलेटेड प्रोटीन भी आपकी सिस्टीन से ही जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर थायोएस्टर लिंकेज होता है, ठीक है ना, थायोएस्टर लिंकेज होता है। ये आपका जीपीआई है, ये क्या है, ये जीपीआई है। ये इंट्रासेलुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला इंट्रासेलुलर पार्ट है। और ये आपका ये आपका कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये कैसा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में ये आपकी क्या है, जीपीआई लिंक होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है एमाइड लिंकेज बनना है, और वो भी किससे बनना है, तो यहाँ पर याद रख लेना फास्फोइथेनॉल अमाइन से आपका जीपीआई लिंकेज बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कौन सी प्रोटीन से जुड़ेगा, सिस्टीन से जुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी किससे जुड़ेगा, सिस्टीन से जुड़ेगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये आई होप आपकी समझ में ये इतना आ गया होगा, क्योंकि देखो भाई अब याद करना ही आपके लिए एक आखिरी रास्ता रह चुका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम हाइड्रोपैथी प्लॉट की बात करेंगे कि हाइड्रोपैथी प्लॉट किस प्रकार से होता है। तो इट इज ए मेथड टू डिटरमाइन द हाइड्रोफोबिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी रीजन ऑफ ए प्रोटीन सीक्वेंस। यानी कि आपको अगर कोई सा भी मान लो ये आपको क्या है, ये आपको एक लिपिड बाइलेयर दे दी गई है। अब इसके अंदर अगर मैं इस प्रकार से मैं अगर कोई भी आपकी प्रोटीन को एम्बेडेंट कर दूं, यानी कि मल्टी पास में बना दूं, तो अब हम इस प्रोटीन का जो सी प्रोटीन बनाई है, इसमें कितने आपके हाइड्रोफोबिक रीजन है, कितना हाइड्रोफिलिक रीजन है, वो सब निकाल सकते हैं। याद रख लेना हम एक इस प्रकार का, ठीक है ना। जिस पहला ये वाला आप डायग्राम देखो, तो यहाँ पर देखो ये जो ऊपर की तरफ जितना पार्ट बनना है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं। और ये बताता है हमें हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू, ये क्या बताएगा हमें, हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू बताएगा, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू बताएगा, ठीक है ना। जबकि आप ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, ये होता है आपका निगेटिव। ये कैसा होता है, निगेटिव होता है। एंड ये हमको बताता है हाइड्रोफिलिक रीजन। ये हमको क्या बताता है, हाइड्रोफिलिक रीजन में हमारे कितने अमाइनो एसिड हैं, ठीक है ना, कितने अमाइनो एसिड हैं। तो देखो अब एक बात और याद रख लेना कि आपको जो है जो ऊपर की साइड में होता है, जो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर गिनूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर हमें क्या है 7 जो है 7 हमको हाइड्रोफोबिक रीजन मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा जो प्रोटीन है वो 7 बार पास हुआ होगा, ठीक है ना। जो प्रोटीन है वो 7 बार पास हुआ होगा। तो मैं 7 को देख करके बता सकता हूँ, क्योंकि देखो ये हमारा हाइड्रोफोबिक रीजन है। यानी कि एक पास, दूसरा पास, तीसरा पास, चौथा पास, पाँचवा, छठा एंड सातवां, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, ये यहाँ तक है। तो ये देखो ये हम बता सकते हैं कि ये GPCR है, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये GPCR है। तो हाइड्रोफोबिसिटी हमें केवल इतना ही बताती है कि हमारा जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट है या फिर हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। जो ये ऊपर वाली लाइन आती है ये पॉजिटिव होती है, नीचे वाली हमारी हाइड्रोफिलिक होती है, ठीक है ना। नीचे वाली कैसी होती है, हमारी हाइड्रोफिलिक है। अब देखो ग्लाइकोफोरिन में, देखो ग्लाइकोफोरिन में हमारा एक ही हमारा सिंगल पास होता है। कैसा होता है, सिंगल पास होता है, ठीक है ना, सिंगल पास होता है। तो देखो हमें एक ही यहाँ पर हाइड्रोफोबिक रीजन नज़र आ रहा होगा। और एक बात और याद रख लेना
कि देखो यहाँ पर जो है आप ऐसा नहीं गिन सकते कि ये इसके बीच में बना हुआ है, यानी कि एक अच्छी खासी लेंथ होनी चाहिए। अगर आपके, याद रख लेना, अगर आपके जो है ये पास हो रहा है, कोई से भी ट्रांस मेम्ब्रेन पास हो रही है, तो इसके लिए कम से कम आपके 15 से लेकर के 20 अमाइनो एसिड रेसिड्यू तो होने चाहिए। यानी कि जो हाइड्रोफोबिक रीजन है, ये जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, ये 20 होने चाहिए। अगर ये हमारे 10 रह गए हैं या फिर हमारे जो है 5 ही रह गए हैं, तब इनको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमने कोई भी काउंट नहीं करा है, कोई भी काउंट नहीं करा। इसके ऊपर के जो है हमने केवल और केवल उनको ही गिना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, हमको 7 जो है यहाँ पर पास चमक रहे हैं। 7 हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक GPCR है, ठीक है ना, GPCR है। और GPCR जो है आपकी कम से कम 10 पाथवे में इन्वॉल्व होती है, जिसमें से एक पाथवे है यहाँ पर बैक्टीरियोरोडोप्सिन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो हाइड्रोपैथी प्लॉट को, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन में कुछ डिफरेंस दे रखा है, वो आप अपने आप पढ़ लेना। अब कुछ फंक्शन है प्रोटीन के, जैसे कि इंट्रासेलुलर जॉइनिंग, यानी किसी प्रोटीन, यानी कि अगर किसी सेल टू सेल अगर कोई चीज़ आदान प्रदान होना है, तो यहाँ पर एक प्रकार से ये क्या बना लेंगे, एक प्रकार से यहाँ पर ये इस प्रकार से मेम्ब्रेन, मतलब एक प्रकार से ये कांटेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना। एक सेल से दूसरी सेल जा सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके जो है सेल के अंदर कोई भी मतलब एंजाइम्स वगैरह बनना है, तो भी एंजाइम्स जो है इस प्रोटीन के थ्रू ही बाहर निकलेंगे। या फिर जो आपकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है, वो खुद भी एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सकती है, वो खुद भी एंजाइम्स बना सकती है। इसके बाद जो आपकी प्रोटीन होती है, वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है ना। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि एक सेल को दूसरी सेल से कैसे पहचानना है, वो भी ये काम कर सकती है। फिर इसके बाद एंकरेज का काम करेगी, यानी कि अटैचमेंट का काम करेगी, यानी कि किसी सरफेस से जाकर के जोड़ने का काम भी करती है। फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करेगी। सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब क्या होता है कि आपका कोई बाहर से सिग्नल आया, उसको सेल के अंदर पहुंचाना है। मान लो यहाँ पर ये मैं कोई सेल बना रहा हूँ, ठीक है ना, बना रहा हूँ, क्या हूँ, मेरी थोड़ी लैंग्वेज भी कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ये कोई प्रोटीन है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ मतलब कोई किसी दूसरी सेल से कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है, तो इसको ये प्रोटीन रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद ये इसको दूसरी जगह पे पहुँचाएगी। लोकेशन आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकती है, न्यूक्लियस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन को भी करती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, कुछ काम की चीज़ें लिखी हुई है कि केमिकल नेचर कैसा होता है प्रोटीन का, कि 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू सेपरेट फ्रॉम द मेम्ब्रेन। एक होती पेरिफेरल प्रोटीन आर लूजली कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन एंड कैन बी ईजिली रिमूव्ड किया जा सकता है। दे आर सोल्यूबल इन एक्वायस सॉल्यूशन, मेकअप 20 to 30% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन। यानी कि यहाँ पर जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, वो केवल और केवल 20 से 30% ही आपका बना पाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रल प्रोटीन की। जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, अबाउट 70 to 80% ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन आर इंटीग्रल प्रोटीन। दीज आर नॉट ईजिली टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेम्ब्रेन एंड आर इंसोल्यूबल इन एक्वायस सॉल्यूशन, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है मोस्टली, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। व्हेन फीड ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड के कॉन्टैक्ट में होती है। इंटीग्रल प्रोटीन लाइक मेम्ब्रेन लिपिड आर एम्फीपैथिक, देयर हाइड्रोफोबिक रीजन आर वरिड, यानी कि धसा हुआ होता है इन द लिपिड, वाइल द हाइड्रोफिलिक प्रोटीन प्रोजेक्ट फ्रॉम द मेम्ब्रेन सरफेस। यानी कि जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होती है, वो क्या होती है, वो लिपिड के अंदर धसी हुई होती है, इसलिए वो एक तो वाटर सोल्यूबल नहीं होगी, सबसे पहली बात, ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल नहीं होगी। और कभी भी वो जो है आपका हाइड्रोफिलिक के जो कॉन्टैक्ट है उसमें नहीं आ सकती। इंटीग्रल प्रोटीन कैन डिफ्यूज लैटरली
इन द मेम्ब्रेन टू न्यू लोकेशन बट डू नॉट फ्लिप फ्लॉप और रोटेट थ्रू द लिपिड बाइलेयर। जो आपकी याद रख लेना यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे शायद हो सकता है CSIR में पूछ लिया जाए। जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होती है, जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होती है कैन डिफ्यूज लैटरली, यानी कि वो डिफ्यूज हो सकती है लैटरली, ठीक है ना, लैटरली डिफ्यूज हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, बट फ्लिप फ्लॉप कभी नहीं होगी, बट डू नॉट फ्लिप फ्लॉप रोटेट थ्रू द लिपिड। यानी कि देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये आपके अगर ये आपकी बाइलेयर है, ठीक है ना, बाइलेयर है, ये कोई आपकी प्रोटीन है, ये आपकी कोई प्रोटीन है, तो ये यहाँ से इस प्रकार से जा सकती है, ठीक है ना, इस प्रकार से, यानी कि ये आप यहाँ थी तो ये कूद करके यहाँ पर चली जाएगी, ये कूद करके यहाँ चली जाएगी, यानी कि अगर इसका एन सिरा इस साइड में था, सी सिरा इस साइड में है, तो ये जब मूवमेंट करेगी तो लैटरल करेगी, यानी कि इसका एन सिरा इधर की साइड और सी सिरा इधर की साइड ही होने वाला है, ठीक है ना। जबकि ये क्या चीज़ नहीं कर सकती कि मान लो ये कोई प्रोटीन है, ये आपकी कोई इंटीग्रल मेम्ब्रेन थी, ये आपका एन सिरा है, ये एन सिरा है एंड ये सी सिरा है, तो ये अब चेंज नहीं हो सकती, ये इस प्रकार से चेंज नहीं हो सकती, यानी कि अगर ये इस प्रकार से मूवमेंट नहीं कर सकती कि इसका सी सिरा इधर की साइड में आ जाए एंड एन सिरा इधर की साइड में आ जाए, मतलब सिरा मतलब एंड, ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आपका नहीं कर सकती है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अब और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या मैं आपका दूसरा लेक्चर लेने वाला हूँ, यहाँ पर आपकी प्रोटीन जो है वो समाप्त हो गई। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं करता हूँ अभी आपके लिए दूसरी जो है रिकॉर्ड कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।